हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम फूड साइंस डिस्कस कर रहे हैं आजकल, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जो है आज कुछ कुकिंग इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो अनाजों को पकाते समय कुछ परिवर्तन आते हैं या उनको प्रभावित करते हैं, जो सब्सटेंस, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आपको ये पता ही है कि ये जो आपकी वीडियो है वो आपको जो है होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या फिर कोई ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो उनके लिए भी ये वीडियो आपको यूज़फुल होगी। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। और सभी को गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून तो मुझे पहले ही बोलना था, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग दोपहर की नींद या दोपहर की नींद की झपकी ले रहे हों, तो उनको जगाना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है आपकी वैकेंसी आ चुकी है टीजीटी पीजीटी की। रात में मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, आपने देखी होगी। तो आप लोग जो है जब से एप्लीकेशन फॉर्म की डेट स्टार्ट हो जाएगी, आज से शायद रात के 12 बजे से, तो आप लोग जो है उसको कल से परसों से जैसे भी आपको हो जो है अप्लाई करना शुरू करिए। और अप्लाई करने से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अभी भी आप लोग पढ़ ही रहे थे, लेकिन अभी आपको क्या करना है, पंक्चुअल होकर के प्रॉपर तरीके से स्टडी आपको स्टार्ट कर देनी है। अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि कितने घंटे आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। रिवीजन पे बिल्कुल फोकस करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपका जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल काम आएगा। और टू द पॉइंट चीज़ें बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, जिसको आप जो है जल्दी से जल्दी रिवाइज़ कर सकें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम से थोड़े से पहले टाइम में आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। और हमेशा जो चीज़ें आपको लग रही हैं कि जिनको सिर्फ क्रैम करना है, मतलब कि रटने वाली जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए नो डाउट मुझे पता है कि रटने वाली स्टडी अच्छी नहीं होती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमारे सिलेबस में जिनको हमें रटना ही रटना है। जैसे कुछ डेट्स हैं, कुछ ईयर हैं, तो उनको तो आपको रटना ही पड़ेगा ना। तो उनके लिए कोई शॉर्टकट या कुछ ऐसा नहीं है, समझिए उसको, बट थोड़ा सा अगर आप उसको बार बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे तो माइंड में हमेशा के लिए फीड हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के हम जो है स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा अब तक हमने जो है गेहूं के बारे में और चावल के बारे में, कुछ मिलेट्स के बारे में पढ़ लिया था। तो ये ग्लूटेन प्रोटीन लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। ग्लूटेन प्रोटीन किस में होता है, गेहूं में होता है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका पीजीटी में और टीजीटी में हम कह सकते हैं कि बहुत इतना तो डीप नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको डीप में पढ़ना है। चीज़ें कहीं से भी पूछी जा सकती हैं। पिछली बार भी जो पेपर आया था वो काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके से पेपर बनाया गया था, तो आपको चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है। और नेट का भी एग्ज़ाम आप लोग देने जा ही रहे हैं, तो उसके पर्पज़ से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लूटेन प्रोटीन आपको दिख रहा है। ग्लूटेन प्रोटीन स्पेशली जो होता है अनाजों में होता है, बट जो अगर ये हम कहें कि मुख्य रूप से ये जो है गेहूं का प्रोटीन होता है, मतलब कि गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूटेन प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो ग्लूटेन प्रोटीन है वो दो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से, देखिए, ग्लूटेन इज मेड अप टू ऑफ दीज प्रोटीन्स, प्रोलामाइंस एंड ग्लूटेलिन्स। कौन सा प्रोटीन, जो ग्लूटेन है आपका, किन दो प्रोटीन से बना है, प्रोलामाइन से। प्रोलामाइंस और भी अनाजों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अभी ग्लूटेन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि आपके गेहूं का प्रोटीन है, ठीक है। प्रोलामाइंस और आपके ग्लूटेलिन प्रोटीन से ग्लूटेन बना हुआ है। लेकिन गेहूं के प्रोटीन में क्या होता है, जो प्रोलामाइंस है आपका उसको क्या बुलाते हैं, प्रोलामाइंस इज कॉल्ड ग्लाइडिन एंड ग्लूटेलिन इज कॉल्ड ग्लूटेनिन। ये देखिए यहाँ पर LIN है, जरा सा डिफरेंस है। ये ग्लूटेलिन है और ये नीचे ये वाला जो है आपका वो ग्लूटेनिन है, ठीक है। तो ग्लूटेलिन को जो है सामान्यतः ग्लूटेनिन के नाम से जाना जाता है, और प्रोलामाइंस को जो है ग्लाइडिन में जाना जाता है। किस में जाना जाता है, ये गेहूं की प्रोटीन में। आप समझ रहे हैं, जो ये दो प्रोलामाइंस और ग्लूटेलिन से ग्लूटेन प्रोटीन बना हुआ है, उसमें जो ये प्रोलामाइंस और गेहूं में उसको ग्लाइडिन के नाम से जानते हैं, प्रोलामाइंस को, और जो आपका ग्लूटेलिन है उसको ग्लूटेनिन के नाम से जानते हैं, सिर्फ गेहूं में, ठीक है। और ये किन किन चीज़ों में होता है आपका, बार्ले है, ओट्स है, कॉर्न है, ऑल्सो हैव प्रोलामाइंस। मतलब जितने ये सब चीज़ें होती हैं इनमें प्रोलामाइंस भी पाया जाता है, बट दे हैव डिफरेंट नेम। ये जो बार्ले है, ओट्स है, कॉर्न है, इन सब में भी प्रोलामाइंस पाया जाता है, बट इन सब में सबका नाम अलग है। इन सब में जो है ग्लाइडिन नहीं बोला जाएगा। जैसे प्रोलामाइंस जो गेहूं में पाया जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, उनको हम लोग ग्लाइडिन बोल रहे हैं, बट ये सब जितने भी आपके अनाज हैं, ये बार्ले, ओट्स और कॉर्न, इन सब में जो प्रोलामाइंस पाया जाएगा उनमें हम उसको ग्लाइडिन नहीं बोलेंगे, उनके नाम जो है अलग हैं, ठीक है। तो ये इसमें सिंपल सी बात है, ये आपको समझना है। अब हम देखते हैं कि सभी अनाजों में ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन समझ रहे हैं आप, कि कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी की उपस्थिति के कारण होता क्या है कि जितने भी आप अनेक तरीके के जो है व्यंजन बनाते हैं, इन्हीं की वजह से बनाना संभव होता है, ठीक। ग्लूटेलिन वह प्रोटीन है, आप ध्यान से देखिए इसको, जो ग्लूटेलिन है वो ऐसा प्रोटीन है जो ग्लूटेन को रबर के समान खींचने का गुण प्रदान करता है, तथा जो ग्लाइडिन है वो लोचमयता प्रदान करता है। लोचमयता का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो जो ग्लूटेलिन है आपका
वो ग्लूटेन को क्या करेगा, खींचने का गुण प्रदान करेगा, जैसे आटा होता है ना, खींचता है बिल्कुल। और जो आपका ग्लाइडिन है, लोचमयता, जैसे हम उसको दबाते हैं तो बिल्कुल आप देखते होंगे सॉफ्ट सा लगता है, तो वो लोचमयता प्रदान करता है। और ग्लूटेन कैसा प्रोटीन है, ये पानी में इनसॉल्युबल है, मतलब कि वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन है ये। जैसे आप आटे को, गूथा हुआ आटा अगर आप पानी में डाल देंगे तो वो घुलता है क्या, नहीं घुलता है। तो वही बात हो रही है यहाँ पर। अब है हमारा कि जो ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन का निर्माण जब हम आटा गूंथते हैं, आप ये कह सकते हो कि ग्लूटेन का निर्माण जब होता है तो उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्लूटेन के निर्माण को, मतलब या तो ग्लूटेन निर्माण को बढ़ाते हैं या उसको फॉर्मेशन होने से रोकते हैं। मतलब ग्लूटेन के निर्माण को या बढ़ाएंगे या उसको घटाएंगे। तो उसमें कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा होगा कौन सी प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया। यांत्रिक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, अगर हम आटे को लगातार चलाते रहते हैं, आटा गूंथते समय उसको बहुत ज़्यादा चला रहे हैं या उसको बहुत ज़्यादा गूंथ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तरीके से उसमें गैस फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूटेन का जो निर्माण होता है वो नहीं हो पाता है, या फिर ग्लूटेन का निर्माण थोड़ा सा बाधित होने लगता है। और अगर बहुत ज़्यादा हमने आटा गूंथ दिया है, आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा अगर आपने गूंथ दिया है आटा, तो जो ग्लूटेन होता है उसमें खिंचने का गुण कम हो जाता है। और इस वजह से अगर आप रोटी वगैरह बना रहे हैं तो रोटी जो है उतनी अच्छी नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूटेन का निर्माण ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो अगर आटा बहुत ज़्यादा खिंचेगा तो उसकी रोटी नहीं बन पाती। जैसे आपने मैदा देखा होगा, मैदा बहुत ज़्यादा खिंचता है तो उसकी चपाती आसानी से नहीं बन पाती है। तो ये ऐसा कारण है, जो यांत्रिक प्रक्रिया है ये आपकी, ये एक ऐसा फैक्टर हुआ जो ग्लूटेन के निर्माण को क्या कर रहा है, बाधित कर रहा है। ठीक है, इसके बाद है सेकंड नंबर पे हमारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम। ये एक तरह का एंजाइम ऐसा है, जो आपका प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये एक तरह का एंजाइम्स का ग्रुप है। और ये ग्रुप जो होता है, एंजाइम का ग्रुप होता है, वो किस में पाया जाता है, गेहूं के आटे में पाया जाता है। तो ये करता क्या है कि जब प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन के अपघटन को ये बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है कि ग्लूटेन प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कम मात्रा में होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम की वजह से। कि कैसे होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम की वजह से आप कह सकते हो कि ग्लूटेन निर्माण जो है कम मात्रा में होता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है हमारा थर्ड नंबर पे, जैसे देखिए ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीकरण, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पोटेशियम ब्रोमेट है, आपका क्लोरीन है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस आपका जो है नाइट्रोसिल ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रोसिल है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड लिखा गया, सॉरी ये नाइट्रोसिल होगा। ठीक है, नाइट्रोसिल मैं यहाँ लिख देती हूँ, नाइट्रोसिल। ठीक है, तो ये सब जो फैक्टर हैं, इन सबको आटे की कंडीशनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब आटे को आप तरीके एक कह सकते हो कि क्लीन किया जाता है या उनको रिफाइंड किया जाता है, आप ये कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें जब आटे में मिला दी जाती हैं तो ग्लूटेन का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में होने लगता है। तो बहुत अधिक मात्रा में जब निर्माण हो जाता है ग्लूटेन का, तो आटा जो है बहुत कड़ा हो जाता है और उनके खिंचने का गुण कम हो जाता है। तो जब आप खुद सोचो कि आटा अगर बिल्कुल कड़ा हो जाएगा, बिल्कुल उसमें खिंचने का, लोचमयता का गुण बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो अगर आप उसमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो वो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से जो ग्लूटेन का अमाउंट है वो एक डिज़ायरेबल अमाउंट में होना चाहिए। मतलब कि ना वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, ना वो बहुत कम अमाउंट में हो, बिल्कुल बैलेंसिंग हो, तभी आप जो फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आपके हिसाब से बन पाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य कारक हैं। अन्य कारक इन द सेंस देखिए, कच्चा दूध मिलाना। अगर हम आटे को गूंथते समय कच्चे दूध से उसको गूंथते हैं तो उससे क्या होता है कि ग्लूटेन में जो होता है वो चिपकने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जो आपका आटा होगा वो बहुत चिपचिपा बन जाएगा। तो जब बहुत चिपचिपा बन जाएगा तब भी आपका फूड प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से क्या है कि जो दूध है, दूध को आप कम से कम जो है 80 से 85 डिग्री सेल्सियस पे उसको पास्चुराइज कर दीजिए। पास्चुराइज का मतलब उसको उबाल दीजिए अच्छे से। उबालने के बाद उसको ठंडा कर लीजिए, देन आप उससे आटा गूंथिए, तो ग्लूटेन का निर्माण जो है क्या होगा, वो अच्छा होगा आपका। इसके बाद जैसे कैल्शियम युक्त कठोर जल है, अगर हमने कठोर जल से जो है क्या कहते हैं कि आटा गूंथ दिया, तब भी जो आपका आटा होता है वो उसमें खिंचने का गुण कम हो जाता है, क्योंकि जो आपका पानी था वो काफ़ी हार्ड वाटर था, इस वजह से उसमें ग्लूटेन का निर्माण कम मात्रा में होगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे क्या होता है कि अगर कभी हमने वसा मिला दिया, जैसे होता है ना तेल, मतलब कि जैसे उसमें क्या कहते हैं, हम आटा जब बनाते हैं नमक पारा वगैरह करने से, तो उसमें हम जिसको मोयम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर आपने उसमें बहुत फैट मिला दिया है तो उससे भी क्या होता है कि ग्लूटेन का निर्माण नहीं हो पाता है, कि उससे जो है जो ग्लूटेन होता है उसे खिंचने का गुण कम हो जाता है। आपने देखा होगा जब नमक पारा हम बनाते हैं तो हम उसको बहुत फोर्सफुली एकदम से जो है बेलन से रगड़ते हैं, तब जाके उसकी गोल रोटियां बन पाती। और आप देखते हो कि उसमें खिंचता नहीं है वो ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो फैट होता है, फैट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लूटेन को आपस में बांध लेते हैं। तो इस वजह से जो है अगर हमने फैट भी मिला दिया है तो आपके जो ग्लूटेन का निर्माण है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर थे, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अब क्या है कि स्टार्च ऑफ सीरियल्स। कहने का मतलब क्या है कि जो अनाजों में अनाजों में जो स्टार्च पाया जाता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे।
किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या इसमें होता है, ठीक है। तो अनाजों में मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? स्टार्च होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग से 10 बार बता दिया अब तक कि कौन सा स्टार्च होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? स्टार्च होता है। और ये स्टार्च जो है आपका, वो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार है? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अनाजों में मुख्यतः जो होते हैं 2 कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, कौन कौन से? अब ये तो स्टार्च होता है, मुख्य रूप से तो स्टार्च होता है। अब स्टार्च के अंदर कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जा रहे हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। सबसे पहला आपका पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोज, इसको हिंदी में भी अमाइलोज बोलते हैं। अमाइलोज का मतलब होता है अणुओं की सीधी श्रृंखला वाले स्टार्च, सीधे सीधे आप समझ लो, इस तरह की श्रृंखला बनती है इसकी, बिल्कुल सीधी सीधी, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन का मतलब है शाखायुक्त, मतलब कि कंपाउंड आप कह सकते हो। एक होता है ना मतलब सिंपल कोई चीज़ हो और एक कंपाउंड वाली हो, ठीक है। तो इसमें शाखायुक्त, तो इस तरीके से चीज़ें होंगी, इनका इसकी शाखा इधर होगी, इसकी शाखा, इसका जो बनता है पूरा वो इस तरीके से, ठीक है। तो ये शाखायुक्त। अब हमें जो है अमाइलोज के बारे में पढ़ना है, फिर हमें अमाइलोपेक्टिन के बारे में पढ़ना है। तो ये जो अमाइलोज है आपका, ये पानी में घुलनशील स्टार्च है। कैसा है ये? पानी में घुलनशील स्टार्च है। अनाजों में जल की, अभी आपको आगे पता चलेगा। तो ये जो अनाजों में जल निर्माण की क्षमता होती है वो अमाइलोज की मात्रा पर निर्भर करती है। जब हम स्टार्च का अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, स्टार्च में जल फॉर्मेशन होता है, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो स्टार्च में अगर अमाइलोज पाया जा रहा है, ठीक है, तो उसकी मात्रा मतलब निर्भर करेगी किस पे, कि जल फॉर्मेशन का क्या रेट है, किसकी मात्रा पर निर्भर करेगा? अमाइलोज की मात्रा पर, ठीक है। यदि अनाजों में अमाइलोपेक्टिन, अभी दूसरा हमने पढ़ा अमाइलोपेक्टिन, तो अनाजों में अमाइलोपेक्टिन की मात्रा अधिक है तो जल निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है? कम हो जाती है। अगर अमाइलोज की मात्रा अधिक है तो जल फॉर्मेशन अच्छा होगा, और अगर अमाइलोपेक्टिन की मात्रा ज़्यादा है तो जेल फॉर्मेशन की प्रक्रिया कम होगी, ठीक है। विभिन्न अनाजों में पाए जाने वाले अमाइलोज की मात्रा का प्रतिशत इस प्रकार है। अब यहाँ हम कुछ अनाज देखेंगे, इनमें अमाइलोज की मात्रा कितनी पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, मक्का में बिल्कुल नहीं पाई जाती, एकदम 0%। चावल में आपकी 16%, और जो पोटैटो है उसमें 20%, और जो आपका वीट है उसमें 22%, ठीक है। ये अमाइलोज का परसेंटेज था कि इन खाद्य पदार्थों में अमाइलोज का प्रतिशत इतना होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अमाइलोपेक्टिन के बारे में। तो स्टार्च में अमाइलोज एवं अमाइलोपेक्टिन के कण जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके बॉन्ड के द्वारा? सीधे पूछा जा सकता है कि स्टार्च में जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं वो किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं? आपको बताना हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। टीजीटी पीजीटी में इसी तरीके से आपको देखने में लगेगा कि बहुत ईजी है, बट आपको अगर डीप नहीं पता रहेगा तो आप आंसर करने में वहीं आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। चलिए, तो होता क्या है कि अनाजों में अमाइलोपेक्टिन की मात्रा, ध्यान से सुनना आपको, अनाजों में अमाइलोपेक्टिन की मात्रा जितनी अधिक होगी जल निर्माण की प्रक्रिया उतनी कम होगी। पेक्टिन एक तरीके का ये भी पॉलीसैकेराइड होता है, आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर पेक्टिन वर्ड आता है तो आपको समझना है कि जेल फॉर्मेशन की प्रक्रिया कम होगी, ठीक है। और अगर अमाइलोज आ रहा है तो जेल फॉर्मेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए, होता क्या है कि अनाजों को गीली उष्मा पर पकाने के प्रभाव, कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अनाजों को जब हम गीली उष्मा मतलब कि पानी में डाल के उसको पकाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो होता क्या है कि पहला प्रभाव इस तरीके से आप कह सकते हो या प्रोसेस कह सकते हो, होता है जिलेटिनाइजेशन, ठीक है, जिसको हम हिंदी में जिलेटिनीकरण बोलते हैं। अब जिलेटिनाइजेशन में होता क्या है, देखिए, स्टार्च के जो कण होते हैं, स्टार्च के कण इन द सेंस वही जो आपके अनाजों में स्टार्च पाए जाते हैं उन्हीं की बात हो रही है। स्टार्च के कण ठंडे पानी में आसानी से नहीं घुलते हैं। यदि इन्हें पानी के साथ गर्म किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड की आंतरिक श्रृंखला टूट जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि स्टार्च में जो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो जब आप स्टार्च को पानी में डाल के गर्म करोगे तो उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बॉन्ड जो है टूट जाते हैं और स्टार्च के कण पानी सोख लेते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है तो जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं? पानी को सोख लेते हैं और वह गाढ़े घोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कौन परिवर्तित हो जाता है? आपका स्टार्च। और इससे होता क्या है कि जो तैयार मिश्रण है उसकी पारदर्शिता बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो, और इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? जिलेटिनाइजेशन। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पानी को सोख लेंगे और सोखने के बाद वो एक गाढ़े घोल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और इससे जब परिवर्तित हो जाएगा तो वो बिल्कुल उसकी पारदर्शिता मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है, और इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? जिलेटिनाइजेशन, ठीक है। इसके बाद है हमारा टेम्परेचर ऑफ जिलेटिनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि जिलेटिनाइजेशन का तापमान क्या होना चाहिए, कितने तापमान पे जो आपका ये जिलेटिनीकरण की प्रक्रिया है वो मतलब संपन्न हो सकती है। देखिए, किसी स्टार्च के मिश्रण में गाढ़े होने की प्रक्रिया 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर शुरू हो जाती है, ठीक है। किंतु जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया तभी संपन्न होती है जब मिश्रण को उबालने के तापमान पर गर्म किया जाए। कहने का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए कोई भी अनाज को रख दिया, वो धीरे धीरे उबलना या पकना तो शुरू हो जाएगा, गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा स्टार्च जो होगा, लेकिन जिलेटिनाइजेशन का प्रोसेस, अगर हमें जेल का बिल्कुल जेल फॉर्मेशन करना है, जेल के टाइप की चीज़ें बनानी है,
जिलेटिनाइजेशन प्रोसेस अगर हमें जो है संपन्न करना है तो हमें उसका टेम्परेचर हमें कितना करना होगा, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस से काम नहीं चलेगा, उबालने का तापक्रम होना चाहिए। उबालने का तापक्रम आपको जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। इसके बाद होता क्या, जो बड़े स्टार्च के दाने होते हैं वो कम तापमान पर भी फूल जाते हैं। जैसे आलू को यदि कम तापमान पर पकाया जाता है तो भी उसमें जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। आलू को अगर आप धीमी आंच पे रख दो तो वो आलू पक जाता है आपका। चावल को भी आपने रख दिया तो चावल भी धीमी धीमी आंच पे पक जाता है आपका, क्योंकि वो क्या है, स्टार्च के बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब आप देखते हो आलू दिखने में बड़ा है, आलू के अंदर आपका स्टार्च ही होता है। चावल है आपका, वो भी स्टार्च होता है, ठीक है। जो स्वीट पोटैटो होता है उसमें भी आपका स्टार्च होता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आपने कम टेम्परेचर पे भी कर रखा है तब भी उनमें जो है जिलेटिनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जैसे हमने पढ़ा अभी कि ग्लूटेन के निर्माण को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर हमने उधर पढ़े, उसी तरीके से हम यहाँ पे जिलेटिनीकरण को प्रभावित करने वाले क्या कारक हैं, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो जिलेटिनाइजेशन की प्रोसेस को या तो बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा स्टार्च को गर्म करने का समय व तापक्रम, ठीक है। तो होता क्या है कि स्टार्च के पेस्ट को अगर तेजी से गर्म करके बॉइलिंग टेम्परेचर पर लाया जाए, मतलब उसको खूब तेजी से गर्म किया जाए, बिल्कुल बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाए और उसको क्या करें, लगातार चलाते रहा जाए, तो जो जल निर्माण की प्रक्रिया है, मतलब जिलेटिनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वो काफ़ी जल्दी हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि प्रपोर्शन ऑफ स्टार्च, दूसरा वाला हमारा है। प्रोपोर्शन ऑफ स्टार्च में क्या होता है कि स्टार्च के गाढ़े घोल में जो जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो जल्दी संपन्न हो जाती है। अगर स्टार्च का जो मतलब थिकनेस है उसकी, वो अगर गाढ़ी है, मतलब वो थिकनेस उसकी ज़्यादा है, तो उसमें जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, जल्दी संपन्न हो जाती है। और अगर उसका घोल पतला है, स्टार्च का घोल पतला है अगर, तो उसमें जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया क्या होती है, देर में संपन्न हो पाती है, ठीक है। इसके बाद है आपका स्टार्च का प्रकार। स्टार्च के प्रकार में क्या होता है कि अगर स्टार्च, ये आपका थर्ड वाला, इसमें क्या होता है कि स्टार्च का पेस्ट में अगर अमाइलोज की मात्रा अधिक होती है तो जल निर्माण की प्रक्रिया अच्छी हो जाती है। कौन सा, अमाइलोज, अभी मैंने उधर जो बताया आपको, ये वाला अमाइलोज, ठीक है। अमाइलोज की प्रक्रिया अगर अधिक है तो जो जेल फॉर्मेशन होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और जल्दी होगा, ठीक है। लेकिन अगर अमाइलोपेक्टिन की मात्रा अधिक होती है तो जेल निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अच्छी नहीं होती है या कम हो जाती है। अमाइलोज में अच्छा जेल फॉर्मेशन होगा और अमाइलोपेक्टिन की प्रेजेंस की वजह से, अगर प्रेजेंस ज़्यादा है अमाइलोपेक्टिन की, तो जो आपकी क्या कहते हैं, जेल फॉर्मेशन का प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। जैसे देखिए होता क्या है कि गेहूं में आपके अमाइलोज की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होती है, तो जो बनने वाला जेल होता है वो गाढ़ा होता है। लेकिन चावल में अमाइलोपेक्टिन की मात्रा अधिक होती है तो जेल निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो सही से नहीं हो पाती, क्योंकि अभी मैंने आपको चावल वाले में पढ़ाया था कि उसमें अमाइलोपेक्टिन जो है नियर अबाउट 86% तक होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा चलाने की प्रक्रिया, स्टार्च को चलाने की प्रक्रिया। अगर होता क्या है कि पकाते समय जब हम जेल हम बना रहे हैं, मतलब जिलेटिनाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि अगर स्टार्च को पकाते समय हम लगातार उसको चलाते रहते हैं तो जो अमाइलोज के कण होते हैं वो फट जाते हैं, जिससे स्टार्च का पेस्ट क्या होता है कि बहुत सॉफ्ट हो जाता है। जब स्टार्च का पेस्ट बहुत सॉफ्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स हैं उनसे क्या है, पानी फट के बाहर आ गया, तो उससे क्या होता है कि जेल निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो धीमी पड़ जाती है, ठीक है। इसके बाद जैसे क्या होता है कि स्टार्च में अगर आपने अन्य सामग्री मिला दी, जैसे आपने उसमें शुगर मिला दिया, मतलब शुगर जो आपकी नॉर्मल शुगर होती है, तो अगर आपने उसमें शुगर मिला के पकाया तो वो जो स्टार्च होता है वो गाढ़ा नहीं होने पाता है और उसमें फूलने की, जो स्टार्च को जो फूलने की प्रक्रिया है उसको भी वो क्या करता है, कम कर देता है, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने क्या किया, स्टार्च में क्या कहते हैं आपके ये एसिटिक एसिड मिला दिया हमने। एसिटिक एसिड में जैसे आपने सिरका मिला दिया और नींबू मिला दिया, तो इसके प्रयोग से भी क्या होता है, स्टार्च के गर्म होने का जो गाढ़ापन होता है वो कम हो जाता है और जो स्टार्च है उसकी जो थिकनेस होती है वो भी कम हो जाती है, मतलब स्टार्च की डेंसिटी पतली हो जाती है। इसके बाद आपने जैसे कोई फैट या प्रोटीन मिला दिया स्टार्च में, तो उसमें क्या होगा, स्टार्च के जो कण होते हैं वो ढक लेते हैं, मतलब कि प्रोटीन और फैट के जो, अगर आपने स्टार्च में फैट को और प्रोटीन को मिला दिया जेल बनाते समय, तो जो फैट और प्रोटीन के कण होते हैं वो स्टार्च के कण को ढक लेते हैं, जिससे जो है क्या होता है कि जेल का जो गाढ़ापन होता है वो कम हो जाता है, या आप ये कह सकते हो जिलेटिनाइजेशन का प्रोसेस जो है वो धीमा पड़ जाता है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ये सब आपको जो है छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे बिल्कुल ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और टीजीटी पीजीटी में भी अब आप देखते होंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको सीक्वेंस में लगाना या असर्शन और रीज़न वाले या मैच करने वाले, इस तरीके की चीज़ें पूछी जा रही हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको चीज़ें डीप में पता होना ज़रूरी है। अब इसके बाद क्या होता है, पके हुए स्टार्च में परिवर्तन। जब आपने स्टार्च को पका लिया, जेल बन चुका है, तो अब उसमें भी कुछ परिवर्तन होता है।
अब वो क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला जो परिवर्तन होता है जेल फॉर्मेशन, ठीक है। आपने जिलेटिनाइजेशन, स्टार्च को आपने पका दिया और उसमें जिलेटिनाइजेशन का प्रोसेस हो चुका। अब उसके बाद उसमें क्या चेंजेस होंगे उनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या होगा आपका जेल फॉर्मेशन, मतलब कि जेल का निर्माण आप ये कह सकते हो। जिलेटिनाइजेशन की प्रक्रिया के बाद स्टार्च के पेस्ट को ठंडा होने के लिए रख दिया जाए तो उसमें जेल का निर्माण होने लगता है। जेल का निर्माण तब तक होता रहता है जब तक स्टार्च पूरी तरह ठंडा नहीं हो जाता। कहने का मतलब आपने स्टार्च को पका दिया और पका के उसमें जिलेटिनाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने उसको रख दिया, उठा के आपने हीट से उतार कर उसको रख दिया। रखने के बाद उसमें क्या होता है जेल का निर्माण होता है, ठीक है। जेल का निर्माण होगा और जेल का निर्माण कब तक होता रहता है ये देखिए, कब तक होता रहेगा जब तक स्टार्च आपका पूरी तरीके से कूल नहीं हो जाता, ठीक है। ठंडा जब तक नहीं हो जाएगा तब तक उसमें जेल का निर्माण होता रहता है, ठीक। इसके बाद फिर दूसरे स्टेप पे क्या होता है, जब स्टार्च ठंडा हो जाएगा तो उसमें दूसरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोग्रेडेशन। अब रेट्रोग्रेडेशन किसको बोलते हैं, स्टार्च में ये देखिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एकदम टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं। स्टार्च में जेल निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी यदि उसको बिना हिलाए रखा रह जाता, कौन बिना हिलाए रखा रह जाता, जो आपका जेल आपने स्टार्च जो बना रखा है, अगर उसको बिना हिलाए रखा रह जाता है तो यह प्रक्रिया शुरू हो जाती। कौन सी प्रक्रिया, रेट्रोग्रेडेशन की प्रक्रिया। कहने का मतलब यह है कि स्टार्च में जेल निर्माण की प्रक्रिया जब पूरी हो जाती है उसके बाद भी अगर आपने स्टार्च को हिलाया डुलाया नहीं, उस कंटेनर को वैसे ही उसी जगह पड़े रहने दिया है, तो उसमें दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं रेट्रोग्रेडेशन, ठीक है। अब रेट्रोग्रेडेशन में क्या होता है, जो अमाइलोज के कण हैं, कौन सा अमाइलोज, यही वाला अमाइलोज AMY वाला, ठीक है, ये आपका अमाइलोज, ठीक है। तो अमाइलोज के कणों के बीच अब होता क्या है, अगर आपने स्टार्च को नहीं हिलाया है तो अमाइलोज के कणों के बीच अतिरिक्त बॉन्ड बन जाते हैं, मतलब वो और अलग बॉन्ड के तरीके से आपस में और ज़्यादा जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है, अमाइलोज के जो कण होते हैं, जिससे वो चिपकने वाला कड़ा पदार्थ बन जाता है। समझ रहे हैं आप, कड़ा पदार्थ का मतलब बिल्कुल पत्थर जैसा नहीं, वो आपस में चिपक जाएगा तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, आप ये कह सकते हो, जिससे वह जल में घुलनशील हो जाता है और इस प्रक्रिया को रेट्रोग्रेडेशन कहा जाता है। वह चिपकने वाला, देखिए आप, चिपकने वाला कड़ा पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को, इस परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेडेशन। एग्जाम में सीधे ये पूछा जा सकता है कि अमाइलोज के कणों के बीच जो अतिरिक्त बॉन्ड बन जाते हैं और जिससे वो चिपकने वाला कड़ा पदार्थ बन जाता है, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो आपको बताना है रेट्रोग्रेडेशन, ठीक है। और हाँ, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा सिनरेसिस, जिसको हम इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं, ये आपका रेट्रोग्रेडेशन को भी और आपका सिनरेसिस को भी। तो थर्ड प्रोसेस है हमारा सिनरेसिस। अब पहले जेल फॉर्मेशन हो गया, आपने स्टार्च को कुछ नहीं किया, फिर दूसरा उसमें क्या चेंज हो गया, रेट्रोग्रेडेशन हो गया। अब रेट्रोग्रेडेशन के बाद भी अगर आपने उसको नहीं छुआ तो उसके बाद अब तीसरा उसमें प्रोसेस होगा। तीसरा प्रोसेस क्या होगा उसमें, सॉरी प्रोसेस नहीं, चेंज होगा उसमें, चेंजेस, थर्ड चेंजेस क्या आएंगे उसमें, रेट्रोग्रेडेशन की प्रक्रिया में अमाइलोज के कण, अभी अमाइलोज के कण आपस में उधर चिपक गए थे रेट्रोग्रेडेशन वाले में, लेकिन सिनरेसिस में क्या होगा कि अमाइलोज के कण एक दूसरे से टाइटली चिपक जाते हैं, बिल्कुल एकदम चिपक जाएंगे। अभी उधर तो वो बेचारे चिपक गए थे, मतलब थोड़ा सा उसमें बॉन्ड करके जुड़ गए थे, लेकिन इसमें क्या होगा, बिल्कुल वो एकदम बहुत बहुत ज़्यादा और ज़्यादा पास आकर के जुड़ जाते हैं एकदम से, जिससे होता क्या है कि जेल का नेटवर्क सिकुड़ कर फट जाता है। जैसे कोई चीज़ अगर हमने बहुत ज़्यादा चिपका दी है आपस में, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर टाइट हो रही है तो वो चीज़ें फट जाती हैं। एक बात मैं बता रही हूँ, आप खुद ही देखो कभी, जैसे मान लीजिए बहुत चावल बहुत गीला हो रहा है, गीला हो रखा है, तो पकने के बाद आप देखेंगे उसके ऊपर बहुत पतली सी लेयर जैसी बन जाती होगी। फिर अगर बहुत उसको वैसे ही छोड़ दो आप, थोड़े टाइम बाद आप देखते हो वो पन्नी अपने आप से फट जाती है। उसी चेंजेस की बात यहाँ पर हो रही है। तो जब ये बहुत टाइटली अमाइलोज के कण चिपक जाते हैं तो जेल का नेटवर्क फिर क्या होता है, सिकुड़ कर फट जाता है और वो पानी बाहर आ जाता है। स्टार्च के अंदर वो जो पानी का जो प्रतिशत होता है वो बाहर आ जाता है, जिससे स्टार्च के पेस्ट से छन कर पानी निकलने लग जाता है। स्टार्च के पेस्ट से पानी छनकर निकलने लग जाता है और इस प्रक्रिया को हम जो है सिनरेसिस बोलते हैं। तो समझ गए आप कि अमाइलोज के जो कण हैं वो टाइटली एक दूसरे से जब चिपक जाएंगे और उनका नेटवर्क सिकुड़ करके फट जाता है और पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। तो जब ये पानी बाहर आ जाता है तो ये स्टार्च से जो पानी छन छन करके बाहर निकलने लग जाता है, इसी चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनरेसिस की प्रक्रिया, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका सिनरेसिस खत्म हो गया। एग्जाम में आपसे ये चीज़ पूछी जाती है, जो नेट का एग्जाम होता है, ये जैसे इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च में कौन कौन से चेंजेस होते हैं उनको सीरियल में लगाने के लिए आता है। तो सबसे पहले आपका होता है जेल फॉर्मेशन, फिर आपका रेट्रोग्रेडेशन, फिर आपका सिनरेसिस, ठीक है। इसके बाद अब क्या है कि सूखी उष्मा पर स्टार्च का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सूखी उष्मा का मतलब स्टार्च को आप पका रहे हैं, उसमें पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर डायरेक्ट उस पर हीट दी जा रही है, ठीक है।
तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट आता है उसमें डेक्स्टिनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्स्टिनाइजेशन, ठीक है। स्टार्च के कण को यदि सूखी उष्मा के माध्यम से पकाया जाए तो स्टार्च के कण डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। यदि डेक्स्ट्रिन को पानी के साथ घोला जाए तो उसका स्वाद मीठा हो जाता है। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्च के कण को जब सूखी उष्मा के माध्यम से पकाया जाता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? आपको बताना है डेक्स्टिनाइजेशन। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टार्च के कण को जब सूखी उष्मा पे पकाया जाता है तो स्टार्च के कण किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो आप बताएंगे डेक्स्ट्रिन। ये डेक्स्ट्रिन से ही डेक्स्टिनाइजेशन जो है टर्म लिया गया है, ठीक है। और यही आपका जो डेक्स्ट्रिन है उसको अगर हम लोग पानी के साथ घोल दिया जाए तो उसका स्वाद जो होता है थोड़ा थोड़ा मीठा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका चना होता है तो सूखे चने का जो पाउडर करके आता है, सत्तू जिसको बोलते हैं, तो उसको हम पानी में घोलते हैं तो उसमें हल्का हल्का मीठापन लगता है। तो इसी वजह से, क्योंकि वो जो चना है उसको पहले रोस्ट किया गया है, मतलब भूना गया है सूखी उष्मा पे, उसका जो स्टार्च है वो डेक्स्ट्रिन में परिवर्तित हो चुका है। इसी वजह से जब उसका पाउडर बना के हम पी रहे हैं पानी में घोलकर तो उसमें हल्की सी मिठास आती है। या आप सूखा चना ही खाते हैं तो आप खुद ही इस टेस्ट को फील करके देखना, उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी मिठास आती है। अब कुछ लोग यहाँ पर ये मत समझना आपकी एकदम चीनी जैसी मिठास आएगी, बहुत लिटिल अमाउंट में थोड़ा थोड़ा मीठापन उसमें स्वीटनेस रहता है, क्योंकि वो डेक्स्ट्रिन ही है जिसकी वजह से हमें मीठा मीठा लगता है। रोटी हम खाते हैं, अगर आपने कभी रोटी ऐसे सूखी रोटी आप एक बाइट खा के देखो तो जब हम उसको पूरा च्यू कर लेते हैं, रोटी को चबा लेते हैं, तो उसमें से भी थोड़ी थोड़ी मिठास की जो है टेस्ट आता है। तो वो इसीलिए आता है क्योंकि जो आपकी रोटी है स्टार्च है, उसमें रोटी में आपके स्टार्च, क्योंकि रोटी किससे बनी है? गेहूं से बनी है, और गेहूं में जो होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। तो वही स्टार्च अब जो है उसको हमने रोस्ट कर दिया है, रोटी को बना दिया है, पका दिया है रोटी को सूखी उष्मा पे, तो वो अब उसका स्टार्च डेक्स्ट्रिन में चेंज हो चुका है। इसी वजह से जब आप रोटी को चबा रहे हैं तो रोटी आपकी थोड़ी मीठी मीठी लग रही है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो जा रहा है, चलिए अब इसके बाद क्या है ये देखिए। जैसे मान लीजिए स्टार्च को पानी के साथ घोला जाए तो उसका स्वाद मीठा हो जाता है। पॉइंट पे आते हैं। यदि डेक्स्ट्रिन की प्रक्रिया आवश्यकता से अधिक हो जाती है, ठीक है, तो स्टार्च के गाढ़े होने की शक्ति कम हो जाती है, वह उसका रंग भूरा हो जाता है। इस भूरेपन की प्रक्रिया को नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आप रोटी बना रहे हैं, ठीक है, और रोटी बनाने में क्या होता है, अगर रोटी बहुत ज़्यादा जल जाती है तो रोटी का कलर कैसा हो जाता है? बिल्कुल काला हो जाता है। आपने मूंगफली भूनी, मूंगफली को भी आपने बहुत ज़्यादा भून दिया तो भी काला हो जाता है उसका कलर, और आप देखते होंगे अजीब सा टेस्ट आने लगता है, ठीक है। इसके बाद चना भी आपने अगर बहुत ज़्यादा भून दिया है और उसका पाउडर फिर आपने बनाया है तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है। और इसमें देखिए लिखा है कि स्टार्च के गाढ़े होने की शक्ति कम हो जाती है। तो अगर आप जो चना आपने भूना है और उसका पाउडर बना लिया तो आप उसको पानी में अगर घोलोगे तो उससे क्या होता है कि उसकी जैसे वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो पाएगा, समझ गए आप, उसमें थिकनेस कम हो जाएगी, ठीक है। और उसका रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है, भूरा एकदम, क्या काला, रोटी जल जाती तो आप देखो। तो ये जो भूरेपन की प्रक्रिया हो जाती है उसको बोलते हैं नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, ठीक है, कि मतलब इसमें कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, स्टार्च आपका डेक्स्ट्रिन में चेंज हो रहा है और ये कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है, तो इसको नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बोलते हैं, जो भूरेपन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। बट इससे होता क्या है, जो हम भून देते हैं चीज़ों को, स्टार्च को सूखी उष्मा पे पका देते हैं, इससे क्या होता है, अधिक सुपाच्य हो जाता है, मतलब डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे देखिए रोटी पका देते हैं कितनी टेस्टी हो जाती है, वो बात अलग है, आपने जला दिया तो बेकार हो जाएगी। ब्रेड को भी अगर आप रोस्ट करके उसमें बटर लगा के खा रहे हैं, सैंडविच बना रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा स्वाद आता है। दाल के उत्पाद को सूखी उष्मा पर पकाया जाए तो उसमें डेक्स्ट्रिनाइजेशन होता है। दाल जो होती है आप देखते होंगे कि दाल से पहले वो अरहर होता है या कोई भी दाल, अगर हम उसको रोस्ट करके पकाते हैं तो उसमें भी जो है जब वो दाल धीरे धीरे भूरी होना शुरू हो जाएगी तो उसमें भी जो है डेक्स्ट्रिनाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ फर्मेंटेड फूड के बारे में पढ़ेंगे। फर्मेंटेड मतलब खमीरीकृत उत्पाद, ठीक है। खमीरीकृत में क्या होता है? खमीरीकरण में, खमीरीकरण वही है जो आप इडली बनाते हैं, दाल चावल को भिगोते हैं, फिर उसको जो है ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के रख देते हैं दिन भर, और उसमें फिर अगले दिन आप देखते होंगे कि महक आती है। महक इन द सेंस कि अब आप क्यों आती महक, अभी उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। वही आपका खमीरीकृत उत्पाद है या फर्मेंटेड फूड आप कह सकते हो, ठीक है। खमीरीकरण की प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवाणु स्टार्च पर क्रिया करके अल्कोहल, अम्ल एवं छोटे छोटे कणों में परिवर्तित कर देते हैं। अब स्टार्च पर क्रिया करते हैं। स्टार्च क्या है? दाल और चावल जितनी भी अनाज है सब में स्टार्च पाया जाता है। अब स्टार्च का ही हमने पेस्ट बनाया है। स्टार्च का पेस्ट इन द सेंस कि दाल चावल का पेस्ट आपने बनाया है तो उसमें स्टार्च है ना। तो होता क्या है कि जो आपके अनाजों का स्टार्च होता है उसमें कुछ बैक्टीरिया जब हम उसको रख देते हैं, मतलब पेस्ट बना करके रख देते हैं, तो उस पर क्या होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस स्टार्च पर काम करते हैं, क्रिया करते हैं, उनका काम ही यही होता है, ठीक है। उस पर क्रिया करते हैं और आपके स्टार्च को किस में परिवर्तित कर देते हैं? अल्कोहल में, कुछ तरह के एसिड में,
और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर देते हैं। जो आपका स्टार्च है बिल्कुल छोटे छोटे, कुछ स्टार्च छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाएगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, कुछ एसिड बन जाएगा, कुछ अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि इस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, जो ये फर्मेंटेशन प्रक्रिया है जो आपकी, खमीरीकरण उत्पाद में जो हम बना रहे हैं अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न हो जाता है। ये जो अल्कोहल, एसिड और छोटे छोटे आपके ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपस में मिल करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न कर देते हैं। किस में? जो आपका फर्मेंटेड फूड तैयार किया जा रहा है। जो इडली डोसे का बैटर हम रख देते हैं, उसमें आप देखते होंगे अगले दिन जब हम बनाने जाते हैं तो उसमें एक अजीब सा फ्लेवर आता है, अजीब सी एक महक आती है, सुगंध आती है। वो क्यों आती है? उसमें अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस हो गई, इस वजह से आती है। तो इसकी वजह से आती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल की वजह से। इसमें दो तरह के जो जीवाणु होते हैं भाग लेते हैं। कौन कौन? ये आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या होता है कि दो तरह के जीवाणु भाग लेते हैं। पहले कौन सा? बैक्टीरिया और फफूंद, ठीक है। अब कौन कौन से बैक्टीरिया भाग लेते हैं, कौन कौन से फफूंद भाग लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। खमीरीकरण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं? लैक्टिक, एसिटिक, ब्यूटाइरिक एंड अन्य अम्ल वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब भाग लेते हैं खमीरीकरण को संपन्न करने में। और इसमें फफूंद के रूप में किसका यूज किया जाता है? यीस्ट का। यीस्ट मतलब आपका ये फफूंद के रूप में यीस्ट का मतलब कि इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और जो स्टार्च युक्त एवं शुगर युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें फर्मेंटेशन प्रक्रिया आसानी से आसानी से संपन्न हो जाती है। जैसे चावल में स्टार्च होता है, दाल में भी स्टार्च होता है, गेहूं में भी स्टार्च होता है, और जौ होता है उसमें भी स्टार्च होता है। तो जैसे आप देखोगे जौ वगैरह का बियर या फिर वाइन वगैरह बनाई जाती है तो उसमें यही सब चीज़ें होती हैं। इस वजह से जो है फर्मेंटेशन प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा कुछ, अब फर्मेंटेशन का लाभ क्या है वो चीज़ें भी देख लेते हैं फर्मेंटेड फूड का। देखिए सबसे पहला तो क्या है, खाद्य पदार्थ जो हम खाते हैं उसकी स्वाद एवं संरचना अच्छी हो जाती है। अब आप सोचो दाल चावल, एक बार आप दाल चावल देखो और एक बार आप डोसा जो बना है वो देखो, एक बार जो इडली बनाई है आपने वो देखी, दोनों चीज़ों में कितना अंतर हो जाता है। इडली को देख करके कोई कहेगा कि इसको भिगो करके ऐसे पेस्ट बना करके इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन गया था, इसमें अल्कोहल उत्पन्न हो गया था, स्टार्च के कण इतने छोटे छोटे हो गए थे, कोई कुछ समझ पाता? कुछ नहीं समझ पाता है। इडली कितनी सॉफ्ट और कितनी हेल्दी और दिखने में भी कितनी अट्रैक्टिव, एकदम बढ़िया सा लगती है ना। तो सीधी सी बात है कि उसका टेस्ट भी इतना अच्छा होता है और उसका जो टेक्सचर होता है वो भी उसमें जो है वृद्धि हो जाती है। इसके बाद जितने भी फर्मेंटेड फूड होते हैं उन सभी में विटामिन बी और विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अंकुरण करने से भी विटामिन बी और सी की मात्रा बढ़ जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना है। मतलब फर्मेंट कर देने से भी और जर्मिनेट कर देने से भी, खमीरीकरण और अंकुरण से भी, ठीक है। इसके बाद खाद्य पदार्थ आसानी से पचने योग्य हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। स्टार्च जो हम खाते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं उसमें स्टार्च पाया जाता है, और वही स्टार्च हमारे पेट में जो एंजाइम होते हैं, जो क्या कहते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उन सारी चीज़ों को मिल करके वो स्टार्च को अंदर जाने के बाद ब्रेक डाउन करते हैं। लेकिन फर्मेंटेड फूड में क्या होता है कि जो आपका स्टार्च है वो ऑलरेडी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट चुका है, मतलब कि बाहर ही वो डाइजेस्ट हो चुका है, बिना आपके पेट के अंदर गए ही जो आपका खाद्य पदार्थ है फर्मेंटेड वो डाइजेस्ट हो चुका है। तो आप जब उसको खाएंगे तो अंदर आप पेट में जाने के बाद और आसानी से वो पच जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप फील करना कि इडली खाने के बाद थोड़ा सा मतलब लाइट ही लगता है, ऐसा लगता है कि हमने खाया तो है बट फिर भी आपको हैवी नहीं फील होगा कि आपने कोई बहुत हैवी डाइट ली है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डाइजेस्ट है और पेट में जाने के बाद भी वो बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो फर्मेंटेड फूड होते हैं वो आसानी से डाइजेस्टेबल होते हैं। इसके बाद होता है खाद्य पदार्थ का पीएच मान कम हो जाता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। अगर पीएच मान बैलेंस में रहता है तो जैसे कुछ भी हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह है तो वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, वो वहीं पे रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद खमीरीकरण प्रक्रिया के द्वारा कुछ हानिकारक तत्व जैसे ट्रिप्सिन इन्हिबिटर मतलब कि ट्रिप्सिन अवरोधक एवं फाइटिन की मात्रा कम हो जाती है। जो ट्रिप्सिन इन्हिबिटर होता है ये आपके दालों में पाया जाता है और सोयाबीन में भी पाया जाता है। ये क्या करता है? इन्हिबिटर का मतलब ये होता है कि पचने से रोकना। ट्रिप्सिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, तो और ये ट्रिप्सिन इन्हिबिटर दालों में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो दालों का प्रोटीन है आपके शरीर को अवशोषित करने से रोकता है या बाधित करता है। तो अगर हम उसको फर्मेंट कर देते हैं दालों को या इस तरह के कोई भी खाद्य पदार्थ को, तो जो है ट्रिप्सिन इन्हिबिटर और फाइटिन की मात्रा जो होती कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है 6 नंबर पे, खमीरीकरण प्रक्रिया द्वारा बिस्किट, डोसा, इडली, ढोकला, भटूरा और ये सारी चीज़ें, बिस्किट सारी चीज़ें आपकी बनाई जाती हैं खमीरीकरण प्रक्रिया द्वारा। बिल्कुल, केक वगैरह भी नहीं, केक तो नहीं बनता, केक तो बेक करके बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हैं, ठीक है। और आज का हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे दालों के बारे में, और मैं कोशिश करूँगी कि अब आप लोगों को इतना डिटेल में पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो,
वैसे दिक्कत क्या होगी आपको, लेकिन अब आपकी वैकेंसी आ चुकी है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको टीजीटी पीजीटी के सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कराया जाए। बाकी कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि डायरेक्ट नोट्स दे दीजिए टेलीग्राम पे, मैं बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा समय का अभाव है इस समय। तो मेरा ये उद्देश्य है कि आप लोग पढ़ें, आप लोगों का सिलेक्शन हो। इसका ये मेरे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं कि आप लोग मेरे चैनल पे आइए और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे भीड़ बढ़े, कोई ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा बस देखिए बिल्कुल एक ही उद्देश्य है कि आप लोग पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं तो आप लोगों को करा ही रही हूँ, बट जो पोर्शन मैं नहीं करा पाऊँगी वो मैं आपको, मेरे पास नोट्स हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे जो है PDF बना करके सेंड कर दूँगी। अब वो आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे नोट्स उसको बनाएंगे, कैसे करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट क्योंकि ढूंढने में, बनाने में, PDF करने में, ये सारी चीज़ों में टाइम लगेगा, तो आप लोग को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और यहाँ पर तो मैं आपको जो करा रही हूँ उसको आप लोग बिल्कुल करिए ही। इसमें से बिल्कुल चीज़ें हैं कि जो आपको एग्जाम में आनी ही आनी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा के देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें आ रही, कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। और आप लोग जो है अभी से प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार सॉल्व कर सकते हैं उतनी बार सॉल्व करिए। और जो उसके चारों ऑप्शन है उन चारों ऑप्शन पे भी काम करिए, ठीक है। किसी भी स्टेट का प्रीवियस ईयर मिल रहा है उसको जो है करिए, और मॉडल पेपर को भी सॉल्व करिए, और टू द पॉइंट स्टडी करिए। बहुत ज़्यादा डिटेल या और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। जैसे कुछ लोग हैं वो हड़बड़ा गए होंगे, वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई। हड़बड़ाइए मत, आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए और पेशेंस रखिए और खुद पे भरोसा रखिए। पता है, अगर आप हड़बड़ा गए ना तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें उथल पुथल हो जाएंगी। और ये भी मत करिएगा कि अब वैकेंसी आ गई तो ये किताब वहाँ से ले ले, यहाँ से ले ले, वहाँ से ले लें, एकदम अचानक से किसी ने कुछ कह दिया सब खरीद के आप। इससे होता क्या कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, तो आप घबरा जाएंगे। कई बार होता क्या कि कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं ना, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वजह से आप लोग एकदम भाग दौड़ मत मचाइए। आप लोग जिस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा पंक्चुअलिटी और कंसिस्टेंसी बढ़ाइए, डेली पढ़िए और एक पंक्चुअल टाइम बना लीजिए, इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखिए, नोटिफिकेशन आप लोग देखते ही होंगे, तो जो है बेल आइकन दबा सकते हैं कि जिससे आपको जब भी मैं वीडियो डालूँ तत्काल मिल जाए। क्योंकि इधर अब देखिए जब भी टाइम मिलेगा मैं तभी वीडियो डालूंगी, कोई फिक्स टाइम नहीं है कि सुबह ही आएगी कि शाम को आएगी। तो आप लोग जो है अपना देख लीजिएगा। वैसे तो मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ, बट फिर भी चलिए, बहुत ज्ञान हो गया। और ये बिल्कुल देखिए, ये कोटेशन मुझे बहुत सही लगी, और ये बात बिल्कुल सही है कि लोग तुम्हें गुलाब नहीं होने के लिए कोसेंगे, मत सुनना। सजाने वालों ने घरों में कैक्टस भी सजाया। बिल्कुल सही बात है। आपके अंदर अगर कोई चीज़ निकालता है, कोई कमी या कोई भी चीज़, बिल्कुल इग्नोर करिए। अरे यार ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, यहाँ से पढ़ लेती, ऐसे नहीं वैसे पढ़ लेती, या ये कर लेती, ये तुमने क्या कर लिया, BEd क्यों कर लिया, ये सब बातें हैं, है ना। आपको इग्नोर करना है सबको, और चुपचाप अपनी स्टडी करनी है, और अपना जो आप चाह रहे हैं उस पर फोकस करना है आपको। फिर वो आप चाहे जो भी चाह रहे हो, बशर्ते वो चीज़ बस गलत ना हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, इतनी देर आपने सुना। और बिल्कुल अब मैं यही कहूँगी कि आप लोग अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लग जाइए। सभी को ऑल द बेस्ट, अभी से बेस्ट ऑफ लक। और चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।